अरे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल है? कैसे मिजाज है आप लोगों के? कैसे चल रही पढ़ाई आप लोगों की? जुनून बैच अपना चल कैसा रहा है? बहुत बढ़िया। सो ये अपना चौथा टेस्ट जो है आज स्टार्ट हुआ है और कल भी रखा गया है दूसरे स्लॉट में। कल भी है टेस्ट, है ना? तो कुछ बच्चों की रिपोर्ट तो अभी ही आई है, बहुत बढ़िया। मतलब जो हमारा ड्रीम था कि 600 प्लस आप लोग लाएं, सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि वो 600 प्लस लाने की संभावना है उनकी। तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है ना? बहुत मुबारक हो आप लोगों को कि आप लोग जो है अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, है ना? कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं। और एक और खुशी की बात है, एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि आपके जो बाकी दो मेंटर हैं, पैकर सर बायो वाले और इरशाद सर फिज़िक्स वाले, तो फिज़िक्स और बायोलॉजी दोनों जो आपकी फैकल्टी है उनका सिलेक्शन हो गया है अनअकैडमी में। बहुत बहुत आप सबको मुबारकबाद, उन दोनों टीचर्स को मुबारकबाद। आज ही उनका फाइनलाइज हुआ है ना? तो बहुत जल्द आपको वो ब्लैक जर्सी में नज़र आएंगे आपके सामने, है ना? मतलब अपने ही क्लास में है कि नहीं, पहन तो सकते हैं भाई, कहीं भी पहन सकते हैं, है ना? तो इससे आपको समझना, इनफैक्ट आपको पहले ही समझना था और आप जानते भी हो उन टीचर्स का वर्थ। तो अब समझ रहे हो कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ही उनका सिलेक्शन हुआ है और वो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है। तो कभी कभी ना हम लोग फ्री की चीज़ों को वैल्यू नहीं देते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, आप यकीन मानिए कि 15 साल 18 साल का तजुर्बा बहुत होता है। ख़ासकर इरशाद सर, हम लोगों के तीनों मेंबर में जो इरशाद सर का एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत बड़ी बात है कि 15-18 साल से कोई आदमी जो है एक ही फील्ड में काम किए जा रहा है और स्पेशलिस्ट, नीट के स्पेशलिस्ट हैं अपने इरशाद सर। तो उनके वर्थ को समझना है, उनको वैल्यू देना है, उनके लेक्चर्स को पढ़ना है। आप उनकी बात मान लोगे ना तो आप यकीन मानो कि आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। आप फिज़िक्स में जो एक सबसे बड़ा इशू होता है, बायो और केमिस्ट्री तो इजीली हैंडल हो जाती है, सबसे बड़ा इशू फिज़िक्स का होता है। तो अगर वो कह रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि अगर आप मेरी बात मान लो, मेरे ट्रेंड पे चलो, हमारा फॉलो करो, तो आपसे कह रहे हैं कि 120 लेक्चर में वो पूरा कोर्स भी ख़त्म कर सकते हैं। और बच्चा अगर ढंग से पढ़ ले तो उनके अकॉर्डिंग 45 में से 35 प्लस लाना नॉट ए बिग डील। उनके अकॉर्डिंग कि अगर बच्चा मुझे अच्छे से फॉलो करे तो 35 प्लस आराम से ला सकता है। तो अगर 35 से 40 के बीच में अगर आप फिज़िक्स कर ले रहे हो यार, फिज़िक्स अगर मतलब इतना टफ सब्जेक्ट अगर वो आप पहुंचा दे रहे हो 35 से 40 के बीच में, और केमिस्ट्री बायो तो आपकी अगर रिलेटिवली आसान ही है, अगर इस पर अगर आपने एफर्ट लगा दिया तो यकीन मानो कि आप बहुत आसानी से 600 प्लस 620, 630, 640, 650 को आसपास अगर आप पहुंच गए तो अभी से आप यकीन मान लोगे साहब आपका सिलेक्शन होना है इंशाल्लाह, है ना? तो मैं यही ट्राई कर रहा था कि आप बिल्कुल पिकअप पकड़ो एक बार, क्योंकि चैप्टर वाइज ला रहे हैं। इसमें भी अगर हम लोग 600 प्लस नहीं ला रहे हैं तो फिर आगे वाले टेस्ट में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं ये चाह रहा था कि किसी तरीके से आप लोगों का 600 प्लस आए तो आपको भी मोमेंटम मिले, हमें भी एनर्जी मिले कि हाँ साहब हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बच्चा मेहनत कर रहा है। हमारे सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होता, जब तक आप एफर्ट नहीं लगाओगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है ना? बिल्कुल जम के लगे रहिए, मेहनत करिए, ठीक? तो एक बार फिर से आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, इरशाद सर को कॉन्ग्रेचुलेशन, पैकर सर को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म को उनको मौका मिला है ना? तो हम भी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और यहाँ तो दे ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर चलिए, आज हम लोगों ने अपना चैप्टर कर लिया है कंप्लीट लिक्विड सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने वहाँ अलग अलग टॉपिक्स में इन बिटवीन क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने। चूँकि अपना कोर्स ही शॉर्ट टर्म कोर्स है, बहुत ज़्यादा अपने पास मौका ही नहीं है। विद इन 1 वीक आपको, विद इन द वीक आपको पूरा चैप्टर ख़त्म करना है, 5 से 6 लेक्चर में ख़त्म करना है। तो बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराएं, है ना? लाइक जब हम लोग 11th में पढ़ाएंगे 1 ईयर कोर्स, 12th वाले को पढ़ाएंगे 1 ईयर कोर्स, तो वहाँ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और वहाँ फुल डिटेल में बात हो सकती है। यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, एक रिवीजन प्रोग्राम है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करा सकते थे, इसलिए लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराया। अब चूंकि अपना चैप्टर खत्म हो गया है तो कुछ अलग से क्वेश्चंस का सीरीज लेके आए हम लोग, जिससे नीट का रिवीजन भी हो जाएगा आपका और आप समझ भी जाओगे कि साहब उस टॉपिक पे क्वेश्चन हम कैसे हैंडल करें। लाइक जो 12th वाले बच्चे भी हैं, कुछ अभी 12th वाले जो कि इनफैक्ट अभी वो 11th में ही, अभी वो 12th में जाएंगे, तो वो बच्चे भी टेस्ट में बैठ रहे हैं। तो इनफैक्ट अभी तो वो 11th को ही मान के रखूंगा मैं, उनको 11th में ही है, बट वो 12th वाला सिलेबस भी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है चीज़ों को हैंडल करना। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन की सीरीज लाई है कि लाइक अभी हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, उस पर क्वेश्चन नहीं किए थे, है ना? तो हम लोग देखते हैं कि सब उस पर क्वेश्चंस जो आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे कैसे कैसे बनता है सवाल, है ना?
वन टॉप फैक्टर से रिलेट करके क्वेश्चन कितना कैसा बनता है, और इनफैक्ट देखोगे आप ये सारे क्वेश्चन सब आसान है, बहुत बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो इससे आपका क्या होगा, इससे आपकी मेथडोलॉजी हो जाएगी स्ट्रांग के साथ, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस का टाइप क्या होगा, हाउ यू हैव टू स्टार्ट द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस ही करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 2015 में पूछा गया नीट में। ये सवाल है विच हैज सेम आई वैल्यू, आई मतलब कोलिगेटिव, सॉरी आई मतलब वन टॉप फैक्टर, ठीक, विच हैज सेम आई वैल्यू एज दैट ऑफ Al2SO4 होल 3 इफ ऑल आर 100% आयनाइज्ड, ऑल आर 100% आयनाइज्ड। आई की वैल्यू हम लोग क्या बोलते थे, आई की वैल्यू क्या बोलते थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, ये हम लोग बोलते थे, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी ये फॉर्मूलाज जो आपके सामने थे। ठीक, तो आई की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अब जरा सोच के देखो, 100% डिसोसिएशन बोलते ही, 100% डिसोसिएशन बोलते ही डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। 100% डिसोसिएशन का मतलब अल्फा की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 1, तो अल्फा जैसे ही 1 हुआ, क्लियर, तो क्या बोलोगे तुम, ये बन जाएगा n-1 और ये -1 ये +1 कट गया। इसका मतलब इस कंडीशन में i इज इक्वल टू n आ गया। व्हाट इज n, 100% मानते हुए नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये था अपना क्या, ये क्या था अपना n। तो अब मुझे बताओ कि अगर ये चीज टूट जाए पूरा का पूरा, तो कितने पार्टिकल्स मिलेंगे। तो आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट में आपको कितना क्या मिलेगा, Al3+ और SO4 2-, कितना Al3+ 2 और SO4 2- कितना, तो 3, तो दोनों 3 मिला करके कितना हुआ 5। कितना मिल गया पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने मिले, बोलो 5, या n की वैल्यू सिंपली कितनी हुई 5। तो इसके लिए हमें पता है कि i की वैल्यू कितनी है 5। तो इनफैक्ट सवाल ये है कि चूंकि i की वैल्यू बोला इसके लिए और बाकी सबके लिए बराबर बोला, तो i की वैल्यू 5 जिसके लिए होगा वही अपना करेक्ट आंसर होगा। तो अब मुझे बताओ इन चारों में से 1 2 3 4, चारों का चारों टूट जाए, जब वो टूटेगा तो i की वैल्यू कितनी मिलेगी, क्लियर। ठीक है, ये है अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 12th वालों के लिए थोड़ा सा टिपिकल होगा, सर अजीब सा फॉर्मूला दिख रहा है, आप पढ़ोगे 12th में पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब इसको तोड़ते हैं ना, तो इनफैक्ट समझना, ये जो बड़ी ब्रैकेट दिख रही है आपको उसके बाहर, इसको बोलते हैं, इन दोनों के बीच में आयनिक बिहेवियर होता है। कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, और इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ये अंदर वाली चीज तो बच जाती है और ये दोनों हो जाता है सेपरेट। तो जब ये सेपरेट होगा तो पोटेशियम कितना मिलेगा 3, और ये पूरा सिस्टम अकेला मिला, तो 3 + 1 कितना मिला 4। तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी 4। तो क्या ये आई की वैल्यू 5 के बराबर हुआ, नहीं। तो पहला ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर नहीं। दूसरा जरा देखना, इसको जब तोड़ोगे तो 1 मिलेगा एल्यूमिनियम आयन और 3 मिलेंगे नाइट्रेट आयन, तो 1 + 3 कितना हुआ 4। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी हुई 4। तो ये भी अपना आंसर नहीं है। इसको जरा देखो, जब ये ब्रेक होगा तो ये 4 पोटेशियम मिलेगा और एक अंदर ब्रैकेट वाला मिलेगा, तो 4 + 1 कितने हो गए 5। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 5। तो यही तो अपना आंसर है, क्लियर। यहां देख लो, जब ये टूटेगा तो पोटेशियम कितना 2, सल्फेट कितना 1, तो टोटल कितना हो गया 3, क्लियर। तो अपना आंसर कौन हुआ सी। क्या बोला, विच हैज सेम आई वैल्यू एज दैट ऑफ Al2SO4 होल 3 इफ ऑल आर 100% आयनाइज्ड। सबको आप तोड़ दो, सबको तोड़ करके n निकाल लो। n किसके लिए 5 आ रहा है, इसके लिए, और इसके लिए n वैल्यू क्या थी 5। तो बोला किसका n वैल्यू इसके बराबर है, तो क्या बोलेंगे आंसर इज सी, आंसर इज सी, क्लियर। पहला सवाल सबको क्लियर है, तो सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम यही मिटा दे रहे हैं, यहां करेंगे सॉल्यूशन अपना। देखो नेक्स्ट सी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जरा पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलल सॉल्यूशन की मोलैलिटी दे दिया जिसकी आपको जरूरत होती है, ऑफ x इन वाटर इज ग्रेटर देन इक्विमोलल सॉल्यूशन ऑफ y। मतलब y का भी जो सॉल्यूशन है वो उसके इक्विमोलल है, मतलब मोलैलिटी ऑफ y और मोलैलिटी ऑफ x आर सेम। इक्विमोलल बोला ना, इसका मतलब क्या, इक्वी मतलब सेम, मोलल मतलब सेम मोलैलिटी, क्लियर। अब ध्यान से क्या बोला, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, x के सॉल्यूशन का, वो y के सॉल्यूशन से ज्यादा है, ठीक। फिर आपसे पूछ रहा है देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला ऑप्शन बोला मोलर मास ऑफ x इज ग्रेटर देन y, दूसरा बोला मोलर मास ऑफ y इज ग्रेटर देन x, तीसरा बोला वन टॉप फैक्टर फॉर y इज ग्रेटर देन 1, ठीक, एंड वन टॉप फैक्टर ऑफ x इज 1,
चौथा ऑप्शन बोल रहा है वन टॉप फैक्टर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। क्लियर? क्या बोल रहा है? इसका वन टॉप फैक्टर ग्रेटर देन 1 है, इसका वन टॉप फैक्टर लेस देन 1 है, मतलब ये डिसोसिएट होता है, ये डिसोसिएट नहीं हो रहा है। और चौथा ऑप्शन आपसे क्या बोला है कि क्या बोला कि x जो अपना वो डिसोसिएट हो रहा है। ये 4 ऑप्शन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, समझिएगा, देखना आराम से देखो। हमने क्या बोला कि इसने क्या बोला है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीबी का फॉर्मूला अपने पास क्या है, आई इंटू के बी इंटू एम। ठीक, एक तरफ हमने लिखा x और दूसरी तरफ हमने लिखा y। इसका फॉर्मूला क्या होगा, आई इंटू के बी इंटू एम। अच्छा, यहाँ क्या बोला, यहाँ बोला आई इंटू के बी इंटू एम। अब आराम से समझना, के बी क्या है, एक कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड करता, सॉल्वेंट पे। तो जब दोनों का सॉल्वेंट सेम हो गया तो के बी तो खत्म, तो ये भी के बी कट गया, ये के बी कट गया। और अभी आपको क्या बोला, इक्वी मोलल, जो मोलैलिटी इसकी है वही मोलैलिटी इसकी है, तो एम भी खत्म। जब एम खत्म हो गया तो मोलर मास का तो चक्कर ही खत्म हो गया, मोलर मास का चक्कर ही खत्म हो गया। बोलिए सर नो? क्लियर? समझ में आ रही बात? अब आपसे क्या बोला, मतलब इसके लिए डेल्टा टीबी की वैल्यू ये है और इसके लिए डेल्टा टीबी की वैल्यू ये है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना। आपसे क्या बोला, बोलो क्या बोला? आपसे बोला कि साहब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाई। बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीबी। क्लियर? ये डिपेंड कर रहा है किस पे, आई इंटू के बी इंटू एम। समझना आराम से, दोनों का मोलैलिटी सेम, ये खत्म हो गया। दोनों के लिए सॉल्वेंट सेम, ये भी खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बोलो बेटा यस और नो? डेल्टा टीबी यहां बोला मैंने, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। देख लो यहां से। क्लियर? जिसका आई ज्यादा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, उसका डेल्टा टीबी ज्यादा, जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। बोलो यस और नो? क्लियर? जिसका आई ज्यादा उसका डेल्टा टीबी ज्यादा, जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। और तुमसे क्या बोला उल्टा कि बॉइलिंग पॉइंट एक्स का ज्यादा है, इसका मतलब एक्स का आई ज्यादा है। यस और नो? तो तुम क्या बोलोगे, एक्स का आई ऑफ, यहां से क्या बताएंगे, आई ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आई ऑफ वाई। क्लियर? तो पहला और दूसरा तो खत्म हो गया खेला, है ना? क्या बोला यार, मोलर मास का तो मुद्दा ही फिनिश। क्यों मुद्दा फिनिश सर? बिकॉज मोलैलिटी बोल दिया ना, अगर इक्वल मास बोलता है तब तो हम बात भी कर दें। मोलैलिटी जब सेम हो गया तो मोलर मास कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्लियर? अब कौन डिसाइड कर रहा है, आई। ठीक, तो अब यहां से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, आई एक्स का ग्रेटर देन वाई होगा। ठीक, तो मुझे बताओ इन सब में क्या दिख रहा है, पहले क्या बोल रहा है कि वाई वाला जो है वो डिसोसिएट कर रहा है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और इसका वैल्यू 1 है। इसका मतलब वाई का जो वन टॉप फैक्टर है दैट इज ग्रेटर देन एक्स। ये तो गलत बात है। अगला आगे क्या बोला, आई एक्स इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या, एक्स जो है वो डिसोसिएट कर रहा है और वाई डिसोसिएट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली बात करेक्ट है। ये सर नो? अरे सिंपली देखो, एक्स का जो वन टॉप फैक्टर है वो वाई से ज्यादा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स डिसोसिएट कर रहा होगा और वाई डिसोसिएट नहीं कर रहा होगा। क्लियर? अरे मान लो सिंपली कि x जो है अपना वो NaCl है, NaCl का सॉल्यूशन 0.1 मोलल, और y जो है वो यूरिया का सॉल्यूशन है, वो भी 0.1 मोलल। मोलैलिटी सर दोनों की सेम है, यूरिया तो डिसोसिएट नहीं करेगा सर, बिल्कुल। क्लियर? तो उसके लिए i की वैल्यू क्या होगी, 1। बट NaCl तो डिसोसिएट करेगा तो उसके लिए i की वैल्यू क्या होगी, 2। क्लियर? मोलैलिटी दोनों की सेम है बट NaCl डिसोसिएट कर रहा है, तो चूंकि उसका i की वैल्यू बढ़ गया तो उसका डेल्टा टीबी बढ़ेगा। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा बेटा, एक्स। इनफैक्ट मैंने इसको शॉर्ट लिखने के चक्कर में, स्टेटमेंट था ये चारों, स्टेटमेंट को घटा करके मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखा है। स्टेटमेंट में पहला क्या था, पहला था मोलर मास ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, दूसरा था मोलर मास ऑफ एक्स इज लेस देन वाई, तीसरा था क्या कि वाई डिसोसिएट्स बट आई डज नॉट डिसोसिएट, एक्स डज नॉट डिसोसिएट। चौथा ऑप्शन था एक्स अंडरगोज डिसोसिएशन, ऐसा था। तो क्या बोलेंगे, ये वाला करेक्ट है ना, क्योंकि ये डिसोसिएट करेगा तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, सॉरी i की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो आंसर कौन सा बेटा, बोलो डी। अब जरा ये दोनों क्वेश्चन जो तुम किए इसमें तुम क्या देखे कि सर i पे डिपेंड करता क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
आई पे डिपेंड करता क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जिसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा। इनफैक्ट जो कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम उठा लो उस सब जगह आई दिख रहा है। मान लो अगर हम ये बात करें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, किस पे डिपेंड कर रहा है सर, मोल फ्रैक्शन पे भी और आई पे भी। अगर मोल फ्रैक्शन दोनों का सेम कर दिया तो फिर आई डिसाइड करेगा। डेल्टा टीवी किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलिलिटी पे भी, केबी पे भी और आई पे भी। अगर सॉल्वेंट दोनों जगह सेम है और मोलिलिटी भी सेम है तो ये दोनों खत्म, आई पे डिपेंड करेगा। क्लियर। तो कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो किस पे डिपेंड करता, वन टॉप फैक्टर पे। तो आज का डिस्कशन अभी अपना शुरुआत में वन टॉप फैक्टर पे ही है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। अगला सवाल समझिएगा बहुत अच्छे से, पहले सवाल समझिए उसके बाद हम सॉल्यूशन तो देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग m/10 aqueous solution will show largest value of delta TF। आराम से, इसका मतलब इन चारों सॉल्यूशन की मोलेलिटी m/10 है। मोलेलिटी को कर दिया सेम। अब आपसे पूछ रहा है बताओ बेटा किसके लिए डेल्टा TF की वैल्यू मैक्सिमम होगी। आ जाओ फॉर्मूले पे। डेल्टा TF मैंने क्या बताया आपको, KF इंटू M। पहले जब डिसोसिएट नहीं कर रहा था या एसोसिएट नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्या बोला, आई के साथ KF इंटू M। अब बोलो चारों के लिए मोलेलिटी सेम, इसका मतलब मोलेलिटी वाला टर्म गया। एक्वस बोल दिया इसका मतलब सब पानी में, तो KF भी गया। इसका मतलब सीधा सीधा बोलो डेल्टा TF की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जिसका I ज्यादा उसका डेल्टा TF ज्यादा। अब ध्यान से, नो डाउट सर I डिपेंड्स ऑन अल्फा। क्या अल्फा दिया है, नहीं। जब अल्फा नहीं दिया हो तो हम सीधा सीधा अल्फा 1 मान लेते हैं, अल्फा 1 मान के काम करेंगे। क्लियर। मान लेंगे सब टूट गया। जब सब टूट गया तो तुम बोलो आई किस पे डिपेंड करेगा, n पे। इसके लिए आई की वैल्यू तुम क्या लिखोगे, कितना टूट के बनेगा 2, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी है 2। इसके लिए ये तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो टूटता ही नहीं है, तो आई की वैल्यू क्या होगी 1। ये K2SO4 टूटेगा 2K प्लस में और 3 और SO4 2 माइनस में, इसके लिए वैल्यू 3। ये जब टूटेगा तो 2 और 3 5, सीधा चाहो ना तो ऐसे ही निकाल दिया करो 2 3 5। A2B3 AMBN, मान लो एक जनरल फॉर्मूला हमने लिया AMBN और बोला 100% टूट रहा, बस इन दोनों को जोड़ देना, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी M प्लस N। अगर ये डिसोसिएट हो रहा था तो सीधा, तो किसके लिए आई की वैल्यू मैक्सिमम आई है, Al2SO4 होल 3 के लिए। तो डेल्टा TF की वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए आएगी, सी ऑप्शन। क्लियर। आपसे पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा TF। बेटा देखो जरा किसके लिए, आंसर विल बी सी। ठीक है, अपना आंसर यही हो गया, अपना आंसर यही हो गया। ध्यान से सुन। उसने बोला डेल्टा TF मैक्सिमम, तो ये हुआ एक्वस सॉल्यूशन है ना, एक्वस सॉल्यूशन है। यस सर। पानी फ्रीज कहां करता है सर, 0 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर सॉल्यूशन लेंगे तो वहां डेल्टा TF की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ। इसका मतलब वो क्या होगा, 0 से नीचे जाएगा, 0 से नीचे जाएगा। तुमसे अगर सवाल ये पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव, ध्यान से सुनो सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट। समझना, डेल्टा TF की मैक्सिमम वैल्यू आना अलग बात है, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट आना अलग बात है। डेल्टा TF जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उतना चेंज है, उतना डिक्रीज किया। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डेल्टा TF लेसर विद द वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अरे समझ, आराम से मैं ये बोल रहा हूं, एक A है दूसरा B है, इसके लिए डेल्टा TF की वैल्यू आई 0.5, इसके लिए आई वैल्यू 1.5, ऐसा आया। दोनों एक्वस सॉल्यूशन बनाया, मुझे बता इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो तुम क्या बोलोगे, पानी में लियो ना, हाँ, तो पानी 0 डिग्री पे फ्रीज करता, तो डेल्टा TF की जो वैल्यू आएगी वही तो घटा दोगे नीचे। ठीक, तो 0 से घट के कहां पहुंच जाएगा, -0.5 पे, और ये कहां पहुंच जाएगा -1.5 पे। बोलिए सर नो, ये ना फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अब बोल किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, B का कि A का, B का कि A का। बोलेंगे सर A का फ्रीजिंग पॉइंट हाइयर है, B का फ्रीजिंग पॉइंट लोअर है। अरे बोलिए सर नो, ये कहां फ्रीज कर रहा है -0.5 पे, और ये -1.5 और नीचे जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि फ्रीजिंग पॉइंट और डेल्टा TF दोनों आपस में क्या होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है। तो अगर यही सवाल बोल देता कि बताइए इन सब में, अभी पूछा ना हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा TF, पूछता हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तब तुम क्या बोलते, जिसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू मिनिमम होगी
मतलब जिसके लिए डेल्टा टी एफ की वैल्यू मिनिमम होगी, और डेल्टा टी एफ किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे। तो जिसके लिए आई की वैल्यू मिनिमम है, किसके लिए आई की वैल्यू मिनिमम है, दैट इज ग्लूकोज, दैट इज ग्लूकोज। समझ मारी बात, समझ मारी बात। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये और कंफ्यूजिंग बात भी है, इसलिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैंने क्या बोला अभी, यहाँ से मैंने क्या बोला, एक पॉइंट क्लियरली नोट करना है, क्या कि सर फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एफ, साथ के साथ डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर फ्रीजिंग पॉइंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। इतनी बात पहले नोट करो और समझो, डाउट है पूछो, बोलेंगे ना, क्या बोल रहे हैं, जितना ज्यादा डेल्टा टी एफ की वैल्यू, इसका मतलब उतना ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, क्लियर। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एफ वैल्यू एंड डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो फ्रीजिंग पॉइंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। बोल बेटा यस कि नो, यस सर। इसका उल्टा क्या, बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर, बॉइलिंग पॉइंट और डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी। वाई सर, बिकॉज सर डेल्टा टीबी का मतलब क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बढ़ जा रहा है, और डेल्टा टीएफ का मतलब क्या था, डिक्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये जितना हाई है उतना लो, बट ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने का मतलब डेल्टा टीबी जितना हाई उतना है, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट हाई, क्लियर। अब यहां से तुम क्या बोल रहे हो, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो बोल बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है कि नहीं। इन दोनों के डिफरेंस को समझिएगा, बहुत ही आराम से समझिएगा इन दोनों के डिफरेंस। यहाँ पे बच्चा कर जाता है कंफ्यूज और झटके में कर जाता है गलती कि सॉल्यूशन में क्या बोला, सवाल में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उसने देखा जिसके लिए आई ज्यादा है उसके डेल्टा टी एफ ज्यादा होगा, मार दिया आंसर। अरे उसने घुमा के पूछा, उसने डेल्टा टी एफ नहीं पूछा, उसने फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लिया उल्टा। तो जिसके लिए डेल्टा टी एफ की वैल्यू मैक्सिमम उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू मिनिमम। नो डाउट बॉइलिंग पॉइंट में कोई चक्कर नहीं है, जैसे जैसे डेल्टा टी भी डिपेंड कर रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड कर रहा है, बट यहाँ उल्टा है। इस बात को हमेशा के लिए ध्यान दीजिएगा। मान लो इन चारों में पूछता, इस चारों में पूछता व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ क्या डेल्टा टी एफ का ऑर्डर बताओ, तब तुम क्या बोलते, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, आई। तब बोलते इसके लिए आई की वैल्यू मैक्सिमम, तो सी वाला सबसे ज़्यादा, उसके बाद डी वाला, उसके बाद ए वाला, उसके बाद बी वाला। पूरा मैं डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ, समझना, एक सवाल से 10 सवाल सॉल्व होगा, क्लियर, समझना कॉन्सेप्ट। लेकिन यही बोल देता फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू बताओ बेटा, तब तुम क्या करते, जिसके लिए डेल्टा टी एफ मैक्सिमम उसका फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम, तब ये उलट ही जाता। तब बोलते सी लेस देन डी लेस देन ए लेस देन बी, अभी बोला था, क्लियर है। अगर बोले मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट तो यही ना। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना अगर डाउट होगा यहाँ से, तो क्लियर। ऐसे सॉल्व करेंगे क्या, आई से रिलेटेड डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ के क्वेश्चंस को, पक्का, ओके। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अगले सवाल में क्या बेटा, अगले सवाल में बोला है कि एफ ऑफ वाटर इज दिस मच, ठीक। इफ 5 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट इज डिजॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ पानी, वेरी गुड। फ्रीजिंग पॉइंट, अच्छा डेल्टा टी एफ इज दिस मच, कैलकुलेट आई। कोई दिक्कत नहीं, लगा दो ना फॉर्मूला। तुम क्या लगाओगे सर, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, क्लियर। पूछा क्या सवाल, आई पूछा। सबसे पहले हम एम निकाल देंगे, मोलेलिटी क्या निकाल देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या पुट करोगे तुम, कौन है सॉल्यूट, सोडियम सल्फेट 5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, लिख देंगे अभी मोलर मास, और 45 ग्राम मतलब 45/1000, ये हो गया केजी। अच्छा Na2SO4 सोडियम 2 सोडियम 23 दूना 46, 1 सल्फर 32, ऑक्सीजन 4 64, 6 4 10 2 12, 4 1 5 5 3 8 8 6 14, 142 पुट कर, 142 यहाँ पुट हो गया, अरे 142, क्लियर। सो मोलेलिटी की वैल्यू क्या है बेटा, पुट करो ऊपर 5 और कहाँ चला जाएगा 1000 ऊपर, और डिवाइडेड बाय 45 इंटू क्या 142,
5 9 45 है ना। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना, लेट इसकी वैल्यू आई वाई, कुछ भी वैल्यू आएगी वो तो सॉल्व कर ही लोगे तुम। हमने बोला मान लो इसकी वैल्यू क्या आई वाई, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है एम की। अब तुम क्या बोलोगे डेल्टा टी एफ, ठीक, इज इक्वल टू क्या आई इंटू के एफ वाटर के लिए बोल रखा पहले 1.86 इंटू एम की वैल्यू निकाल दिया हमने वाई। अब पूछा क्या है आई, सो आई बराबर क्या डेल्टा टी एफ भी दे रखा, कितना दे रखा 3.82 डिवाइडेड बाय क्या 1.86 इंटू क्या वाई। ये वाई की वैल्यू यहाँ से पुट करो, इसको सॉल्व कर लो, आई की वैल्यू जो भी आएगी वो आंसर होगा। क्लियर, इन्हीं चारों में से कोई ना कोई आंसर होगा, मैंने अभी देखा नहीं इसका आंसर क्या है। क्लियर, आई की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बोलिए बोलिए बोलो, कोई दिक्कत, तो आंसर आराम से आप लगा सकते हो। अच्छा चलो हम चेक करके देखते हैं कि क्या होना चाहिए आंसर। तो आराम से सुनो, अगर 100% टूटता तब तो सीधा हम बोल देते हैं कि 3 वैल्यू है। क्यों 3? बिकॉज 2 Na प्लस में टूटेगा और SO4 2 माइनस में टूटेगा, अंदाजा अपना। तो 3 में टूटता, 100% टूटता तब 3। क्लियर, समझ मारी बात? ओके, अब जरा देख, 3 से ऊपर तो होने का नहीं, 3 से ऊपर तो होने का नहीं, क्लियर, और 1 से नीचे तो होने का नहीं, अरे नहीं टूटेगा तो 1 रहेगा, क्लियर। और अगर टूट गया 100% टूट गया तो मैक्सिमम 3 हो सकता है, तो 3 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं, तो बी और सी तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। ऐसे चेक करते हैं। अब बचा क्या 2.05 और 2.63, यही होना है आंसर। 2 से 3 के बीच में कहीं ना कहीं आंसर लाइक करेगा, तो या तो ए होगा या तो बी होगा, वो चेक कर लेना तुम जो आ रहा है आंसर। क्लियर, ओके, चलिए अगला। अच्छा हाँ, ये वाला सवाल है द वन टॉप फैक्टर आई। अगला सवाल देख, अगला सवाल ये हो जाएगा ना सॉल्व। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए सर, सवाल क्या बोला, ओहो मिट गया। द वन टॉप फैक्टर आई फॉर ए कंपाउंड, हाँ कंपाउंड विच अंडरगोज डिसोसिएशन इन वन सॉल्वेंट। अच्छा, एक कंपाउंड है, जैसे याद होगा तुम्हें, हमने बोला था एसिटिक एसिड है ना, अगर तुम इसको वाटर में लिए तो अलग कहानी है, और इसी को बेंजीन में लिए तो अलग कहानी है। वाटर चूंकि पोलर है तो इसको तोड़ देता है तो आई ग्रेटर देन 1 होता है, और ये बेंजीन नॉन पोलर है तो नहीं तोड़ पाता, तो ये आपस में जुड़ जाता है, तो आई लेस देन 1 हो जाता है। यहाँ एसोसिएशन और यहाँ डिसोसिएशन है। क्लियर, यहाँ क्या हो जाता है, जहाँ जुड़ेगा रहे तो वहाँ एसोसिएशन होगा ना, याद है तुम्हें, सब कुछ लिखाया हुआ है। और जहाँ डिसोसिएशन हो रहा है वहाँ आई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है ना। अब तुमसे क्या बोला, विच अंडरगोज डिसोसिएशन इन वन सॉल्वेंट एंड एसोसिएशन इन अनदर सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली बोल दिया। पहले में डिसो, अगले में एसो, इसका मतलब जहाँ डिसोसिएशन ग्रेटर देन 1 और जहाँ एसोसिएशन लेस देन 1। तो ग्रेटर और लेस कहाँ दिखा हुआ है, यहाँ लेस है, गलत, ये लेस है, गलत, ये ग्रेटर है, ठीक, ग्रेटर एंड लेस आंसर। देख लो, ऐसा सवाल पूछते हैं। हाँ नो डाउट IIT में सवाल भयंकर आते हैं, तो IIT वाला बैच जब पढ़ाएंगे तो अलग बात है, नीट में तो कुछ होता ही नहीं रहे, लुल्लू सवाल आता है। क्लियर, खैर, तो क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो बेटा, कैसे सवाल पूछ रहे हैं, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ये दिख रहा है। तो ये था वन टॉप फैक्टर पे सवाल। मैं और कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, मैं लिखता हूँ अभी, फिर से क्वेश्चन छापता हूँ मैं। हाँ जी जनाब, देखो भैया अगले सवाल में क्या बोला जा रहा है, ए 0.1 मोलर aqueous solution of a weak acid is 30% ionized. If Kf of water is this much, then freezing point of the solution will be. These are the 4 options you have to calculate. Clear? क्या बोला हुआ है सर, लगा दो। पूछा क्या आपसे, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग निकाल देंगे डेल्टा टी एफ निकल जाएगा, 0 से नीचे चले जाएंगे। ओके, दैट इज I इंटू के एफ इंटू एम। ठीक, सबसे पहले हम I निकाल लें, ठीक है। अगर यहाँ परसेंटेज नहीं बोलता तो हम सीधा 100% मानते, लेकिन उसने बोला, जब बोला तो I का फॉर्मूला था I इजिकल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, परसेंटेज, अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर, अल्फ़ा बराबर क्या, परसेंटेज बाय 100, तो इसके 30% का मतलब अल्फ़ा बराबर क्या, 30/100, इसका मतलब 0.3 पुट कर दो। तो यहाँ पुट करो 1 प्लस n। अब आराम से, जब ये 100% टूटता तो इसके लिए n क्या मिलता, n। अच्छा, वीक, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। वीक एसिड का मतलब, कोई भी एसिड है तो H+ ही तो देगा। वीक एसिड
एक H प्लस देगा। अरे दूसरे की तो बात भी नहीं करते, पढ़ के बैठो आने के इक्विलिब्रियम, है कि नहीं, जो निकलता हो पहले ही सही। मान लो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कितना एसिड निकलेगा? एक। तो अपना एसिड कैसा लोगे? HX, तो यही तो टूट रहा है, वीक एसिड टूट रहा है किसमें? H प्लस में और X माइनस में। तो सर 2 वाला एसिड भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऑक्सैलिक एसिड भी हो सकता है। हम क्या पढ़े हैं? अरे एक ही नहीं टूटता जल्दी, तो दूसरे की क्या बात करोगे, है ना। हाँ वो इतना सारा पानी डाल दो तब ना, तो तुम्हारे पास इतना सारा पानी में सब थोड़े टूट जाएगा, तो हम क्या मान के चलेंगे कि एक ही टूटा? खैर, तो टूटने का मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। n की वैल्यू, हमें n ही तो चाहिए, तो उसने एसिड बोला। कंपाउंड बोलता है तो हम कंपाउंड देख के निकाल लेते, उसने सीधा बोला एसिड। वीक एसिड का मतलब क्या? वीक एसिड का मतलब क्या? कोई भी एसिड होगा उसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा। क्लियर? निकलेगा तो क्या बन गया? H प्लस X माइनस, कितने हो गए? N, 2। तो यहाँ पुट कर देंगे 2 - 1। ठीक, अल्फा की वैल्यू कितने निकाले बैठे हो तुम? 0.3। पुट द वैल्यू 1 + 2 - 1, 2 मतलब 1, और ये क्या? 0.3, 1 + 0.3, तो आई की वैल्यू क्या आ गई? 1.3। देखो आराम से, अगर ये 100% टूटता तो यहाँ से आता 1, तो यहाँ से क्या निकाल देते हम लोग? 1 + 1 2। क्लियर? तो आई की वैल्यू 2 नहीं है। ओके, ना पुट द वैल्यू। आई की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा? 1.3, और के एफ की वैल्यू दे रखा कितना? 1.86 इंटू मोलेलिटी बोला क्या? यस, 0.1। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। क्या करोगे तुम? ये 13 गुना 186 गुना 1 गुना 10 की पावर, यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से कितना टोटल? 4। खत्म। मल्टीप्लाई कर दे, 13 × 78, ठीक, 13 × 104, 104 और प्लस 7, 111, 111, तो 1 रखा, और 13 का 13 और बोलो 11, 13 11 कितना हो गया? 13 14 और 10 24, यही ना। ठीक, अब इस पर 10 की पावर -4 पुट करो, 0.2418, ये आना चाहिए डेल्टा TF ये है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या पहुंच जाएगा? बोलो, पानी है, पानी से इतना नीचे जाओ, नीचे जाने का मतलब बोलो 0.2418, ऐसा कोई है? ऐसा कोई है? यस सर, -0.24। सो दिस इज द आंसर। सवाल को देखो, बनाने का तरीका देखो, सवाल में क्या रखा है। ठीक, मोलेलिटी दे दिया, परसेंटेज दे दिया, परसेंटेज हमने एक अलग काम कर लिया पहले यहाँ से। ठीक, तो इस सवाल का असल की पॉइंट क्या था? ये सर हमें एसिड तो दिया नहीं, हम एसिड कौन सा माने? तो उसने बोला वीक एसिड, और वीक एसिड में जैसा स्ट्रॉन्ग बोलता था, हो सकता था सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, तब तो वहाँ दोनों के दोनों हाइड्रोजन निकलता है ना। स्ट्रॉन्ग है तब ना निकला दोनों हाइड्रोजन, वीक के लिए दोनों हाइड्रोजन थोड़े मानेंगे, हम मानेंगे एक हाइड्रोजन वाला। तो जनरल एसिड मान लेंगे कोई भी, HX, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, कुछ भी मान लो, कितना हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन को निकालेंगे। यस और नो? क्लियर है। ठीक, तो वहां से क्या निकल गया? n की वैल्यू है, n पुट कर दिया तो अल्फा निकल गया, अल्फा की वैल्यू निकाल करके आई निकाल दिया, आई निकाल करके वैल्यू पुट कर दिया, गेट द आंसर। क्लियर? सवाल में बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं, सिंपल। ओके, बट देखिए, आप जरा देखिए, इस सवाल में कैलकुलेशन था ना, फिर भी मतलब दिमाग लगाने वाली बात थी ना। क्यों? पहले का सवाल है, 2011 का सवाल है, तो पहले नीट में भी अच्छे सवाल आते थे, अब तो सीधा लुल पूछ देता है यार, पिछले साल के क्वेश्चंस को ही रिपीट कर देता है, सीधा रिपीट कर देता है ना, और आसान आसान तो पूछ ही रहा है। खैर, अगला सवाल 2011 का ये वाली सवाल था। 2011 में 4 सवाल पूछा सॉल्यूशन चैप्टर से, 4, है ना। खैर अगला सवाल, बाकी 3 हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? बोला 0.002 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, मोलेलिटी दे दिया ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, ये है कंपाउंड, ये सवाल मिक्स किया उसने, ये भी पहले का, हाँ 2009 का, देखो क्लब किया। कहाँ से क्लब किया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो ड्रॉपर बच्चे होंगे या जो 12th पढ़ चुके होंगे वो जान रहे होंगे सवाल कहाँ से मिक्स है, कहाँ से? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ से मिलाया इस कंपाउंड को। दिस कंपाउंड इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। क्या बोलोगे तुम? सेंट्रल मेटल कौन है? कोबाल्ट, और ये सब क्या है? लिगेंड। और एक क्लोरीन कहाँ जाएगा? बाहर, या NO2 कहाँ जाएगा? बाहर। कौन बाहर आएगा? हमें नहीं मालूम, कोई इनको एक तो बाहर जाएगा, और जो कोऑर्डिनेशन इस तरह से बाहर जाएगा वही तो आयनाइज करेगा, इसलिए बोला आयनिक कंपाउंड। ओके चलिए, सो दिस मच मोलेलिटी, और ये है कंपाउंड, ये फ्रीज कर रहा है, तो डेल्टा TF की वैल्यू पता चल गई। एक्वस बोला, एक्वस बोलने का मतलब ये तो डेल्टा TF है, क्यों? क्योंकि वैल्यू तो 0 डिग्री से घट रही है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वही क्या अपना डेल्टा TF है। ठीक, तो डेल्टा TF दे दिया, पुट कर दो, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। डेल्टा TF दिया बैठा आपको कितना? 0.00732। अरे ये तो फ्रीजिंग पॉइंट है, माइनस थोड़ी पुट करना है, क्लियर है ना। तो ये डेल्टा TF की वैल्यू ले लेंगे, प्लस में ले लिया। ठीक है,
जो जो वैल्यू दे रखा पहले वो पुट कर दो। के एफ की वैल्यू दे दिया 1.86 पुट कर, मोलिलिटी दे दिया, वेरी गुड 0.002 खत्म। तो आई ही तो निकालना है, आई बराबर क्या 0.00732 डिवाइडेड बाय क्या 0.002 इंटू 1.86, वहाँ डेसिमल 235, यहाँ डेसिमल 235, सब उड़ा दे। ऊपर कितना 732, नीचे कितना 2 गुना 186, पहले इससे काट, 2 तिया 6, 2 छके 12, 1 2 छके 12, 366, 366 बटा 186। अब इसको सॉल्व कर देना, इसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वही तो आई है। सवाल क्या पूछा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई। हाँ, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक। सॉल्व करोगे तो वैल्यू ऑफ आई कहाँ आना चाहिए, लगभग। चलो अगर हम 2 से 2 चक्कर 12, 2 अट्ठे 16 और 1 17 और 2 का 2 1 3, तो लगभग 372 पुर रहे, है ना। अप्रॉक्सीमेटली 372 का मतलब क्या, हाँ मतलब अगर 2 से लगभग इसको डिवाइड करें तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 आएगा। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या आएगा 2, अप्रॉक्सीमेटली क्या आएगा 2। क्लियर, मतलब इसको डिवाइड जब करोगे ना तुम, दैट विल गिव यू अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर 2। किधर गया, अप्रॉक्स 2, एग्जैक्ट वैल्यू 2 नहीं आ रही, अप्रॉक्स 2, है ना। जैसे इसको डिवाइड करके तुम देखना। क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात, ठीक। और यही टूटेगा सर, ये बोला तो या तो ये बाहर होगा या तो ये बाहर होगा, कोई एक बाहर हुआ तो निकल जाएगा बाहर। क्लियर, कोऑर्डिनेशन इस तरह से। तो ये क्लब क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हम लोग क्लब क्वेश्चन। खैर सवाल समझ में आया, सवाल अपना यहाँ से सॉल्व हो रहा है, कोऑर्डिनेशन का है कहाँ से उससे मतलब नहीं है, सवाल यहाँ से सॉल्व हो रहा है। उसने आपको ये दिया, उसने आपको क्या दिया, उसने आपको ये डेटा दे दिया, ये डेटा दे दिया, ये वैल्यू दे दिया, आई बोला निकालने के लिए, सॉल्व किया आपने, खत्म। क्लियर, कोई दिक्कत। अब IIT अगर इसी सवाल को बनाता ना बेटा, तो मालूम तुमसे पूछता, बताओ ज़रा यहाँ से, ज़रा यहाँ से बताओ इस सवाल का यूपीएससी नेम क्या लिख सकते थे, है ना। और पॉसिबिलिटीज़ देता आपको, क्लियर है, पॉसिबिलिटी आपको देता, है ना। यहाँ से पेंटामीन तो होना तय, है ना। और यहाँ से क्या कोबाल्ट पे एक चार्ज यहाँ से, एक चार्ज यहाँ से, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते। अब ये बाहर की ये बाहर, कोई एक तो बाहर होता तो लास्ट में या तो क्लोराइड लगता, क्लियर, या तो ये तो NO2 वाला लगता। क्लियर, तो इसको बोलते हैं जब सवाल में घुमा करके दोनों चैप्टर से इंफॉर्मेशन पूछे, ठीक है। क्लियर, तो सवाल दमदार हो जाता है। खैर कहने का मतलब कि सवाल दमदार नीट में नहीं पूछ रहा, कहाँ पूछता है, IIT में पूछता है बस। तो नीट में तो हलवा सवाल पूछता है बेटा, इसलिए हलवा किए जाओ, घबराने की बात नहीं है। जितना पढ़ा दिया दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, काय के लिए, नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। खैर अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या है सर, बोला 0.5 मोलल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड HX इज 20% आयनाइज्ड इफ KF इज दिस मच, कैलकुलेट डेल्टा TF। अभी तो बोला था, सेम ऐसा ही सवाल किए थे, बिल्कुल किए थे सर। क्या, पहले तुम निकाल लो I बराबर 1 + n - 1 इंटू अल्फा, 1 + HX है, n की वैल्यू 2, तो 2 - 1 इंटू 20% मतलब अल्फा की वैल्यू 0.2, तो 1 + 0.2, I की वैल्यू 1.2, खत्म। क्या पूछा, डेल्टा TF, ओके, डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू M, पुट द वैल्यू 1.2 इंटू 1.86 इंटू मोलिलिटी क्या दिया, मोलिलिटी दिया 0.5, खत्म। ये ना, अरे इसको 1/2 पुट कर दे, क्लियर, इससे डिवाइड कर दिया, कितना मिल गया बोलो, इससे डिवाइड कर दिया, कितना मिला 0.6, कितना हुआ 6 गुना 186 गुना 10 की पावर 2 और 1 3, खत्म। सॉल्व कर, चचा के 36, 6 48 और 3 51 और 6 का 6 5 11 गुना 10 की पावर -3, वैल्यू 1.116, खत्म। ये तो है, ये क्या है, ये है डेल्टा TF डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट अबाउट TF, दिस विल बी -1.116 डिग्री सेल्सियस। वाई, सॉल्यूशन इज एक्वस, ऐसा कोई है, -1.16 ऐसा कोई है, -1.116, इस 116 को अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, -1.12। कौन मिला, दिस मच। ये प्लस बोला है माइनस बोला, क्लियर। पूछा है ना क्या, फ्रीजिंग पॉइंट तो पूछा है। एक मिनट, अरे भाई साहब धोखा खा गए, बिल्कुल खा गए। उसने TF नहीं बोला, उसने डेल्टा TF बोला बेटा, क्लियर, डेल्टा TF बोला। सो आंसर इज दिस, ध्यान से। अगर उसने फ्रीजिंग पॉइंट बोला होता
तब हम बोलते हैं। हम लोगों ने क्या निकाला है, फ्रीजिंग पॉइंट। बट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा थोड़ी है, उसने पूछा कैलकुलेट डेल्टा टी एफ, उसने पूछा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सो आंसर पॉजिटिव में। अगर पूछा होता फ्रीजिंग पॉइंट तब बोलते हैं आंसर माइनस में। सो सॉरी, यही सब होता है, इसी को बोलते हैं सिली मिस्टेक, निगाह कहीं और चली गई। क्लियर, पूछा कुछ सोच लिया कुछ, आंसर गलत। खैर, तो आंसर क्या है अपना, फ्रीजिंग पॉइंट पूछता माइनस में बोलते हैं, डिप्रेशन पूछा प्लस में बोलेंगे। क्लियर, सवाल में कुछ रखा है नहीं। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखो। अगले सवाल में क्या भैया, ये पूछा 1997, बहुत पहले, विच ऑफ द 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन हैज लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। आराम से अब भी डिस्कशन किया था। लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या, याद करो, डेल्टा टी एफ वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एज वेल एज freezing point was inversely proportional to delta TF. So freezing point was inversely proportional to I। बोला था ना अभी तो क्या था डिस्कस, ठीक। जिसके लिए I मैक्सिमम, फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम। क्या पूछा, लोएस्ट का मतलब क्या, मिनिमम। तो ये I की मैक्सिमम वैल्यू पहचानो। इसके लिए I वैल्यू कितना, 2 3 5 नहीं दिया डेल्टा, इसका मतलब क्या है, वो बोल रहा है कि 100% मान के काम करो। ओके, इसके लिए वैल्यू कितनी, I की 5। ये ग्लूकोज है, टूटेगा नहीं तो 1। KCl टूट गया तो 2। ये क्या है, सुक्रोज, नहीं टूटेगा तो 1। किसके लिए वैल्यू मैक्सिमम I की, इसके लिए, ये सर नो, इसके लिए मैक्सिमम है ना। जब इसके लिए मैक्सिमम तो ये तो आंसर है। जिसके लिए I मैक्सिमम उसके लिए डेल्टा टी एफ मैक्सिमम, जिसके लिए डेल्टा टी एफ मैक्सिमम उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट इज मिनिमम, एंड द क्वेश्चन इज अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट। अगला सवाल सेम इसी टाइप का। एट 25 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी शोन बाय, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी। इसका मतलब पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये सर नो, सिर्फ एक जगह उल्टा है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। वहां पे डेल्टा टी एफ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट उठा उल्टा। ओके, पाई किस पे डिपेंड करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर आई पे। बोलिए किसका, जिसका आई मैक्सिमम उसका हाईएस्ट। यहाँ पूछा कि आपसे हाईएस्ट किसका होगा, CaCl 2 3, KCl 2, ग्लूकोज 1, यूरिया 1। किसके लिए मैक्सिमम, CaCl 2। आंसर इज CaCl 2। क्लियर है बेटा। तो अब आप बहुत आसानी से इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बहुत आराम से हैंडल कर सकते हो। क्लियर, मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बताने की कोशिश की, बताया आपको कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता। हाँ, एक सवाल था नीट 2020 में पूछा हुआ है ना, जो आई से रिलेटेड नहीं है, बट एक क्वेश्चन है इसी पे, शायद फ्रीजिंग पॉइंट पे। लेट अस डिस्कस, देखते हैं अभी रिसेंट में ही जो सवाल पूछा है 2020 में, पिछले साल, वो क्या पूछा है, वो सवाल एक बार कर लेते हैं, फिर अपना ये लेक्चर कर देंगे वाइंड अप। सी द क्वेश्चन इज, शायद 2020 में 2 सवाल पूछा था। एक सवाल हम लोगों ने पहले ड्यूरिंग द लेक्चर किया हुआ था 2020 में। हाँ, 2020 में एक वो पूछा था ना, उसके ऊपर आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर पॉजिटिव डिवीजन नेगेटिव डिवीजन कर चुके थे। तो एक सवाल वहाँ से पूछा और एक सवाल यहाँ से पूछा फ्रीजिंग पॉइंट पे। देखो सवाल क्या बोल रहा है सवाल ये बोल रहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF ऑफ बेंजीन के लिए वैल्यू है 5.12, वाटर के लिए 1.86 था, बेंजीन के लिए दिया 5.12। ठीक, अब बोल रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलेलिटी दे दिया, कितना दे दिया मोलेलिटी, 0.078 m, ठीक, मोल पर केजी, कंटेनिंग ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। मतलब क्या, आई की वैल्यू 1 है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, ठीक, इन बेंजीन इज, क्या बोला बेंजीन में क्या पूछा, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मींस द क्वेश्चन इज नाउ डेल्टा टी एफ फाइंड आउट करो बेंजीन के अंदर। क्लियर, अब बोल रहा आपसे राउंड ऑफ टू डेसिमल तक। ठीक, पहला ऑप्शन है 0.80, दूसरा ऑप्शन है 0.40, तीसरा ऑप्शन है 0.60, चौथा ऑप्शन है 0.20। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है सर, देखते हैं क्या पूछा आपसे, पूछा डेल्टा टी एफ निकाल दो सर। डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम। अब तो हम लोग आई पढ़ के बैठे हैं, आई बोल दिया साफ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, 1। ओके, के एफ 5.12, ओहो भाई साहब हद हो गई, मोलिलिटी भी दे रखा क्या, 0.078। नहीं कर लेगा सॉल्व, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अरे कर नहीं लेगा इसको ठीक, इसको सीधा सॉल्व कर, जो वैल्यू आ रही, गुना करना है बेटा, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, गुना कर दो आंसर मिला लो, खत्म।
क्लियर? चलो हम इसका आंसर देख करके बता भी देते हैं, तो मिला ही लेना अपना। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का बी, ये आंसर है, मिला लेना अपना, यही है ना? हाँ क्लियर। तो देख लो भाई साहब, 2 सवाल पूछा, दोनों ही लुल 2020 में, तो 21 में भी आसानी पूछेगा, है ना? आसानी पूछ रहा है यार, साफ साफ बोला उसने, हम एनसीईआरटी से बाहर पूछ ही नहीं रहे। मतलब क्या, एनसीईआरटी के लेवल तक ही रखेंगे, एडवांस सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो एकदम हलवा, जितना लेक्चर पढ़ा भी है ना, 6 लेक्चर वो और 1 न्यूमेरिकल का साथ, इतना लेक्चर पढ़ लो, सवाल आराम से सॉल्व होगा, भरोसा रखो। ठीक है, अपनी मेहनत पर भरोसा करोगे, इंशाल्लाह ज़रूर होगा हम लोगों से सॉल्व। ठीक, तो यहाँ अपना चैप्टर मुकम्मल हुआ, कौन सा? लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक ठीक, कोई दिक्कत? सो अगले चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। सो गेट रेडी फॉर द न्यू चैप्टर। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।